हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो आज अपन जो एनटीए का नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है बच्चों, उसका पेपर नंबर 47 उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक तरफ आपको इंग्लिश में दिख जाएगा क्वेश्चन, एक तरफ हिंदी में दिख जाएंगे। साथ में आप कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो एनटीए का पेपर नंबर 47 उसका सॉल्यूशन वो अपन चालू करते हैं बच्चों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप देखेंगे तो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट इट ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। एक मैग्नेट है जिसको अपन ने सस्पेंड कर रखा है, धागे वागे से बांध रखा है, और इसके लिए दिया हुआ है अपने को कि ये 20 ऑसिलेशंस करती है पर मिनट, और इसका डिप एंगल 30 डिग्री है। और दूसरी वाली मैग्नेट जो है वो 15 ऑसिलेशंस पर मिनट करती है, उसका डिप कितना दे रखा है, 60 डिग्री दिया हुआ है। या तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें याद हो, वरना अपन ना इसका डेरिवेशन भी है वैसे तो। आप बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला होता था कुछ, टॉर्क का मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला होता था, क्या होता था, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया होता है तो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता था, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता था। समझ रहे हो, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हो तो। और स्मॉल ऑसिलेशंस होंगे, अगर छोटे दोलन होंगे तो आप इस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। और टॉर्क को आई अल्फा भी लिख सकते थे, इसकी वैल्यू एम बी एच इंटू थीटा आ जाएगी। यहाँ से अल्फा निकालोगे तो वो आ जाएगा एम बी एच अपॉन आई इंटू थीटा। समझ रहे हो, माइनस भी यहाँ पे लगाना चाहिए था, क्योंकि आप मैग्नेट को, जैसे मैग्नेट सस्पेंडेड है, धागे से मैग्नेट को लटका रखा है आपने, है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में। इसको आप जिधर धक्का दोगे ना और छोड़ोगे, उसके अपोजिट इस पे टॉर्क लगेगा। थीटा और टॉर्क की डायरेक्शन, कोणीय विस्थापन और बलाघूर्ण की दिशा अपोजिट होगी, तो यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए। इसे कंपेयर अगर आप करोगे ना, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ए की जगह अल्फा है, एक्स की जगह थीटा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, एम बी एच बाई आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते थे तुम। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती, इसको नीचे लिखोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ऊपर आई बाई एम बी एच आ जाएगा। ये टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला होता है। डेरिवेशंस तो लोग बाग बताते नहीं है, बट पहले पढ़ाया हुआ है आपको, इसलिए बता दिया मैंने आपको ये डेरिवेशन। तो अपने को डेरिवेशन नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था अपने को कि टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, इसको हटा देता हूँ एक बार मैं, और फॉर्मूले में वैल्यूज रख देता हूँ। तो बच्चों, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया था, 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया था अपने पास, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, तुम जब रेशियो लोगे ना, तो ये 2 पाई सेम होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई भी सेम होगा, आई को भी लिखने की जरूरत नहीं है। टी को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 1 अपॉन रूट बी एच। एम की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि सेम मैग्नेट है, सेम चुंबक है, उसका आई सेम होगा, एम सेम होगा, 2 पाई सेम होगा, तो टाइम पीरियड रूट बी एच के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बच्चों, बी एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, मान लीजिए ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थोड़ा डिप एंगल आता है, नतिकोण आता है, जिसपे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो बी का अगर आप ऊपर कंपोनेंट देखेंगे तो बी एच की वैल्यू आपको कितनी दिखेगी बच्चों, बी कॉस थीटा दिखेगी, ठीक है। तो यहां से आप टी को लिख सकते थे प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन रूट बी एच। बी एच की जगह क्या लिख देना, बी कॉस थीटा लिख देना, और यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे आप तो टी स्क्वायर की वैल्यू वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी 1 बाय बी कॉस थीटा के। और तुम्हें बी चाहिए था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो यहाँ से बी आ जाएगा, बी प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बी ऊपर जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉस थीटा, 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉस थीटा। कैलकुलेशन देख लेना, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉस थीटा। इसको मैं हटा देता हूँ और यहीं से अपन इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉस थीटा। तो बी जो है वो प्रोपोर्शनल आया है 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉस थीटा के। ध्यान से देख लेना, 20 ऑसिलेशन पर मिनट, यानी कि 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, किसमें, पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में। तो बच्चों, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे, 1 सेकंड में ऑसिलेशंस होंगे 20 बाय 60, और ऑसिलेशन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी। और अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते थे, टाइम पीरियड 1 अपॉन एफ या 60 बाय 20 करके निकालते, या 3 इसका टाइम पीरियड आ जाता, या फिर एक ऑसिलेशन का समय वही टाइम पीरियड होता था। तो एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए होता तो 20 को नीचे ले जा सकते थे आप, कैसे भी कर लो। टी की वैल्यू 3 आ जाएगी पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या बोला हुआ है, 15 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो 15 ऑसिलेशन
1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में हो रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा 60/15 यानी 4 आ जाएगा। बच्चों ये वैल्यू आई है T1 की और ये वैल्यू आई है किसकी, T2 की। आओ वैल्यूज ध्यान से लिख दो, आंसर आ जाएगा B1/B2। ये मैं लिखता हूँ, इनवर्स रेशियो है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए आपका T2 का स्क्वायर, तो T2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो दूसरे वाले का कॉस थीटा कितना है, cos 60, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे B2 इनवर्स था, अब ये B1 आ जाएगा, तो B1 वाले के लिए T1 की वैल्यू आपको 3 दी हुई थी, तो 3 का स्क्वायर और पहला एंगल cos 30, तो ये cos 30 आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा इसे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, cos 60 बच्चों 1/2 होता था, और cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 16 और नीचे आ रहा है 9√3, 16 और 9√3 भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और वैसे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ध्यान रख लेना फॉर्मूले, एसएचएम में हम काफ़ी टाइम पीरियड निकलवाते हैं आपको, है ना। वैसे ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर है जो पढ़ाते नहीं हैं अपन, क्योंकि एसएचएम से रिलेटेड है ये, बाकी इसका टाइम पीरियड आपको डेरिवेशन बताया ही है, उससे आप निकाल लेना आराम से। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सर्किट का सवाल दिख रहा है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है। सर्किट में बोला क्या हुआ है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 व्हेन ओनली S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ना V1 दे रखी है जब केवल S1 क्लोज है। S1 क्लोज होगा तो बच्चों मेरे को बताओ ये सर्किट बनेगा कैसे, ये R, ये S1 क्लोज हो गया तो केवल ये बन जाएगा 3R और नीचे एक ये बैटरी आ जाएगी E की। अब वोल्ट मीटर किसके पैरेलल लगा हुआ है, वोल्ट मीटर 3R के ये पैरेलल लगा हुआ है, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इसका विभवांतर होगा, वही इसकी रीडिंग आ जाएगी। बच्चों ये दोनों सीरीज में हैं, है ना। अगर ये सीरीज में है तो इनमें करंट सेम हो जाएगा, और अगर इनमें करंट सेम हो जाएगा तो ओम भैया को याद करो, ओम भैया ने बोला था V = IR, I को हटाओ तो V किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, R के। अगर V R के प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो ये बताइए, ये R है, ये 3R है, तो रेशियो अगर तुम R का निकालते तो R का रेशियो यहाँ पे R और 3R आ रहा है, मतलब 1:3 आ रहा है रेशियो। 1:3 का मतलब क्या होगा कि इसको कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 1/3 में टोटल पार्ट कितना होता है, 1 + 3 4 होता है, तो 1 वाले को मिलता है 1/4 ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको क्या मिलेगा, 3/4 ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब S1 क्लोज है ना तो V1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, V1 की वैल्यू आ रही है 3/4E के बराबर, V1 की वैल्यू आई है 3/4E के बराबर। आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चों, क्या बोला हुआ है कि V1 व्हेन S1 इज क्लोज, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 व्हेन ओनली S2 इज क्लोज। अच्छा अब बताओ, अब केवल S2 क्लोज किया है, ये यहां से हटा दिया है, ये ओपन ही है। बताओ अब केवल S2 क्लोज करेंगे, सर्किट यही बनेगा R, लेकिन 3R की जगह क्या आ जाएगा, 6R आ जाएगा। 3R की जगह 6R आ गया, सारी कैलकुलेशन वही हुई, तो 3R की जगह 6R आ गया, तो R/6R, मतलब अब रेशियो मिलेगा 1:6 में, और 1:6 में अगर रेशियो मिला तो बताओ 6 वाले को कितना मिलेगा, क्योंकि 6 के पैरेलल में ही आपने क्या लगाया होगा, V लगाया होगा, तो V2 को कितना मिलेगा, 6/7E के बराबर। और V3 रीडिंग दे रखी है कब, जब दोनों क्लोज हैं। बच्चों अगर दोनों क्लोज हो जाएंगे, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो ये 3 और 6 पैरेलल में हो जाएगा। 3 और 6 पैरेलल में कितना होता है, 2 होता है वैसे तो, R1 R2/R1 + R2, तो ये R से R आप कैंसिल करोगे तो ये देखोगे आप 2R दिखेगा आपको, 3 से नीचे 3 आ जाएगा, 6R/3 2R आ जाएगा। बताइए अब जो लास्ट फिगर बनेगा उसमें ये तो R रहेगा, लेकिन 3R की जगह क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा, है ना। जब दोनों क्लोज होंगे तो ये R रहेगा, ये 2R आ जाएगा। और बताइए मेरे को आप कि अगर ये R और 2R आ गया तो वही करंट सेम आएगा, सेम कैलकुलेशंस होंगी, इस बार रेशियो 1:2 में आएगा। 1:2 में आएगा तो 2 वाले को कितना मिलेगा, 1:2 में आएगा तो 2 वाले को मिलने वाला है 2/3E के बराबर। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 6/7 आ जाएगी, क्योंकि 6/7 कितनी आएगी, पॉइंट, और 7 8 × 56 होता है, तो ये 0.8 के लगभग आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी होती है, ये तो 0.75 होती थी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.6 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू V2 दिख रही है, तो V2 सबसे बड़ा आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा,
और फिर क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। तो V2, V1, V2, V1 और V3 ये आंसर आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं, ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। V2, V1 और V3 ये अपना आंसर आ जाएगा। जो अपने को दिख रहा है कौन सा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को तुम आसानी से भी कर सकते थे, इतनी कैलकुलेशंस करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे कि ये बताओ मेरे को, कोई भी स्विच क्लोज कर रहे हो आप, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई भी स्विच अगर आप क्लोज करेंगे तो ये R तो था ही यहाँ पे, अगर आपने S1 को क्लोज किया तो R के साथ 3R लग गया, जब आपने S2 को क्लोज किया तो R के साथ क्या लग गया, 6R लग गया, और जब दोनों को क्लोज किया तो R के साथ क्या लग गया, 2R लग गया, क्योंकि दोनों को क्लोज करेंगे तो ये 3 और 6 पैरेलल में 2 बन जाएगा। तीनों ही केसेस में ये सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम होता है तो V और R प्रोपोर्शनल होंगे। तो भैया जिसका R ज़्यादा होगा उसका V भी ज़्यादा होगा, जिसका R ज़्यादा होगा उसका V ज़्यादा होगा। इसका R सबसे ज़्यादा है तो V2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसका R तो फिर V1, और इसका R सबसे छोटा है तो V3 सबसे छोटा हो गया। तो वैसे भी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉजिक लगाओगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर है, विभव मापी का तार है, जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 600 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो ये तार बना लिया है, इसकी लंबाई है 600 सेंटीमीटर के बराबर। अ करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें। व्हेन अ सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम इज बैलेंस्ड ऑन दिस पोटेंशियोमीटर। अब किया क्या है अपन ने, एक बैटरी है 2 वोल्ट की बैटरी, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम, इज बैलेंस्ड ऑन दिस पोटेंशियोमीटर। अब इसको क्या किया है अपन ने, बैलेंस कर लिया है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया है। द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 50 सेंटीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आई है ना, एल की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 500 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस अपने को बताना है। बच्चों ये बताइए, ES इक्वल्स टू XL, ये पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला होता है। सेकेंडरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो X इंटू L के बराबर आएगा। बताइए सेकेंडरी में केवल 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता था बच्चों, और गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं जाता था तभी संतुलित लंबाई या बैलेंस लेंथ आती थी, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसमें से अगर करंट नहीं जा रहा है तो इसका TPD EMF के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसका जो सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट के बराबर ही आ जाएगा। X की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन L की वैल्यू दे रखी है आपको 500 सेंटीमीटर या 500 बाय 100। X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 2/5, X की वैल्यू आ जाएगी 2/5 के बराबर, ठीक है। और अब इसमें बोला क्या हुआ है कि लेंथ दे रखी थी टोटल आपको पोटेंशियोमीटर वायर की, और करंट 40 मिली एम्पियर का फ्लो कर रहा है वायर में से। अब ये बताओ मेरे को X की वैल्यू क्या होती है। X की वैल्यू होती थी बच्चों कि पोटेंशियोमीटर वायर का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन जो भी उसकी लेंथ है, ये 2/5 दिया हुआ है। तो बच्चों V की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू L, L की वैल्यू थी 600/100, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 12/5। 12/5 ये आई है वायर का पोटेंशियल डिफरेंस। ओम भैया को याद करो, V इक्वल्स टू IR लगाओ। V की वैल्यू है 12/5, I की वैल्यू है 40 मिली एम्पियर, 40 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू तुमसे पूछी गई थी। बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो R की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, देखो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये 12,000 आ जाएगा, 12,000 है ना, 10⁻³ तो 12,000 आ जाएगा, नीचे 200 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 और 40 200 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 120/2 मतलब 60 ओम, 60 ओम मतलब C इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, C इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3rd क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4th, बताइए क्वेश्चन नंबर 4th में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू दे रखी है आपको 5t² + 60 + 9 के बराबर, 5t² + 60 + 9 के बराबर, और अपने को EMF निकालना है। तो बच्चों EMF होता था -dφ/dt, रेशियो निकालोगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। EMF की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड या परिमाण लिखूं मैं EMF का, तो वो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन मतलब 10t + 6,
टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, तो 10t + 6 आ जाएगा। तो अपन को t एक बार 0 रख दो, इसमें t 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और t 3 रखोगे, अच्छा t 3 पहले रखना था, तो जब 0 रखोगे तो 6 आएगा, लेकिन वो नीचे आएगा। और t की वैल्यू जब इसमें 3 रखोगे तो 3 और 10 कितना हो गया, 30 और 6 कितना हो गया, 36। रेशियो कितना आ जाएगा, 6:1, यानी कि सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4th क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5th आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला हुआ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे बोला हुआ है कि वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए। एक तार से अर्धवृत्त बनाया है, सेमी सर्कल बनाया है, और इसका एक एंड से बांधा हुआ है, इसे पी पॉइंट से इसे बांध रखा है, ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। तब अपने को बताना है पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के बीच में। जब बच्चों आपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता था, है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आता था, वो आता था घूमने के लिए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ बी ओमेगा, एल की जगह बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एल की जगह आपको विस्थापन लिखना पड़ेगा, ये बच्चों 2a आ जाएगा। तो यहाँ 2a का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, बी ओमेगा, ये 4a का स्क्वायर था, नीचे 2 था, तो ये 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा बी ओमेगा 2a स्क्वायर। बी ओमेगा 2a स्क्वायर ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका आंसर आ जाएगा। पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हाफ बी ओमेगा 2a का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पे बी ओमेगा 2a स्क्वायर। ठीक है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आसान सा ही क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है कि बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम and carrying charge 10 की पावर -8 कूलम passes from point P to Q। बच्चों एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और एक यहाँ पे M, Q है ना, मास और चार्ज मैं मान लेता हूँ, और ये P से Q पे जाती है, और P एंड Q आर एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल 600 वोल्ट है, इसका विभव इसका 0 वोल्ट है। वेलोसिटी Q पर कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी P पे वेलोसिटी बतानी है कितनी है, V0 मान लेता हूँ। बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, मतलब काइनेटिक एनर्जी P पर, पोटेंशियल एनर्जी P पर, गतिज और स्थितिज ऊर्जा P पर, और गतिज और स्थितिज ऊर्जा Q पर, वो आप बराबर कर दीजिए। P पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, P पर गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m V0 का स्क्वायर, ये V0 चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता था Q × V, Q और V की वैल्यू 600 दे रखी है P पॉइंट पर, बराबर Q पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m और V स्क्वायर, V स्क्वायर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आंसर अपने को मीटर पर सेकेंड में चाहिए, इस सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड में लिखना पड़ेगा, अभी लिख दूंगा अगले स्टेप में। तो हाफ m V स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। और U की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, क्योंकि Q × V होती स्थितिज ऊर्जा, Q × V में ये V की वैल्यू 0 हो जाती, तो आखिर में स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों अपने को। तो यहाँ पे m की वैल्यू है अपने पास, m की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम, ठीक है। तो चलो m की वैल्यू अभी रखते हैं अपन, m V0 स्क्वायर बाय 2 प्लस Q की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -8 इंटू 600 बराबर हाफ, m की वैल्यू 1/1000 आ जाएगी, 1 ग्राम है ना, 1/1000, और V स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, है ना, और 20 का स्क्वायर सेंटीमीटर 10 की पावर -2 होता था, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 होता था, उसका स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 ऊपर लिख सकते थे या नीचे लिख देता हूँ 10 की पावर +4, ठीक है। तो अपन ने इसे मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। बताइए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखने कितने वाला है, इधर क्या दिखेगा, 6 × 10 की पावर -6 है, ये -8 है और ये 2 0 थे, तो ये दिख रहा है 6 × 10 की पावर -6, तो कहीं जगह दिख जाए मेरे को। चलिए यहाँ पे 6 × 10 की पावर -6, ये वैल्यू 6 × 10 की पावर -6 आ गई। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था m V0 स्क्वायर बाय 2, वो वैसे ही लिख दिया। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 4/2, तो 2 आ जाएगा,
और 10 की पावर देख लीजिए कितनी है बच्चों। इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ है, तो 10 की पावर 4 और 1 5 ऊपर जाके 10 की पावर -5। अब आप ये बताओ, मैं इसको 0.6 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकता हूँ क्या? 10 की पावर -6 थी ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 0.6 इंटू 10 की पावर -5। वो 0.6 जब इधर पहुँचेगा तो अपने पास इक्वेशन रह जाएगी mv0²/2 इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 की पावर -5। पर जो कैलकुलेशंस नीट में सवाल आसान होते हैं, कैलकुलेशंस जिसकी डिफिकल्ट है वो सवाल मुश्किल हो जाता है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको? इसको अपन ने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 0.5 इंटू 10 की पावर -5, 0.6 इंटू 10 की पावर -5। ये 0.6 इधर जाएगा तो 2 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ से v0² की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बताओ v0² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.4 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -5, 2.8 इंटू 10 की पावर -5 है ना, 2.8 इंटू 10 की पावर -5। नीचे m आएगा बच्चों, m की वैल्यू आएगी 1/1000, तो ऊपर 10 की पावर 3 और आ गया। ये बच्चों v0² की वैल्यू आई है, v0² की वैल्यू आई है। और अगर ये v0² की वैल्यू है तो v0 की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट लगाना पड़ेगा। रूट के अंदर देखिए 10 की पावर -5 और 3, तो 10 की पावर -2 बाकी रह गया, मतलब 0.028 मतलब ए फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है आपको, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत की। बच्चों ये क्या होता है, ये संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देता हूं मैं, कैलकुलेशंस देख लेना इसकी जो भी बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच पॉजिटिव चार्ज शुड बी गिवन टू अर्थ सो एज टू हैव सेम पोटेंशियल। बच्चों अर्थ और एक पॉजिटिव चार्ज का सेम पोटेंशियल करना है अपने को। बच्चों पोटेंशियल या विभव का फॉर्मूला होता है KQ1/R1 इक्वल्स टू KQ2/R2। K से K कैंसिल हो गया। और हाउ मच पॉजिटिव चार्ज शुड बी गिवन टू अर्थ। अब अर्थ का चार्ज Q1 मान लेता हूँ, अर्थ की रेडियस दे गई है 6400 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3, और दूसरा चार्ज 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और दूसरे की रेडियस 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर। बस यही आंसर आ जाएगा। 6400 को उधर ले जाते बच्चों आंसर फिर इसका बी ही आना चाहिए। बी क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर तो है नहीं, तो 64 तो 64 रहेगा, 64 में आंसर ही एक है। और देख लो ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। 64 इंटू 10 की पावर 5, ये 3 और 2 10 की पावर 5 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -4 है। 10 की पावर -4 कितना आ रहा है? ये 640 कूलम भी आ रहा है, 640 कूलम। बी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। येट अनदर सिंपल क्वेश्चन है ना, एक और आसान सवाल था, करना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है फिगर शोज कंडक्टिंग लूप ABCD है। बच्चों देखिए ये आपको एक लूप दिया हुआ है, A ऐसे BCDA ऐसे ये पूरा लूप दिया हुआ है। अच्छा, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पार्ट ABC इज 3/4 द पोर्शन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ABC जो है ना ये किसी वर्ग का 3/4 पार्ट दिया हुआ है आपको, पोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। चलिए ठीक है, ADC इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R। ये सर्कुलर आर्क है रेडियस R का। द पॉइंट A एंड C आर कनेक्टेड बाय बैटरी। अब A और C को अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, which supplies current I to the circuit। करंट I सर्किट को मिल रहा है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू B इज। तो बच्चों ये इस तरीके से है, देखिए ये ऐसे ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट था, A और C को बैटरी से जोड़ा गया है, तो A से करंट I आएगा, C से वही करंट बाहर चला जाएगा, ये मान लीजिए। और ये इस तरीके से बच्चों जो करंट I आएगा है ना, करंट I आ रहा है और C से वही करंट बाहर जा रहा है। तो अब मेरे को ये बताइए, ये पॉइंट B हो जाएगा, इस पॉइंट को आप D बोल सकते थे। तो अपने को मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, अब लूप पे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। तो बच्चों ये बताइए आप मेरे को कि मैग्नेटिक फोर्स का तो फॉर्मूला होता था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता था
आई एल क्रॉस बी, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता था ये। एल बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश होता था। एल होता था डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। बताइए मेरे को, मैं यहाँ पर इस ए बी सी को हटा के एक तार से बदल सकता हूँ। ए बी सी को हटा के एक तार से बदला जा सकता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ये जो पूरा तार है इसको भी बदला जा सकता है किससे? एक तार से। इसको भी किससे बदला जा सकता है? एक तार से बदला जा सकता है। अब बच्चों बात ये आ गई कि यहाँ इसमें करंट आई जा रहा है दोनों में, ए से सी के बीच में ही है दोनों, तो आई करंट जा रहा है इसमें। तो ये बताओ मेरे को कि बी किधर है? क्रॉस में है। आई एल क्रॉस बी की डायरेक्शन, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है ना, तो आई एल बी की डायरेक्शन भी सेम आएगी। आएगी किधर? आई एल क्रॉस बी में बच्चों पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हमेशा अंगूठे को रखना। तो एल मतलब करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, बी किधर आ गया? बी अंदर की तरफ आ गया, तो आई एल क्रॉस बी इधर आ जाएगा, इस साइड। समझ रहे हो? तो इस वायर पे भी फोर्स लगेगा आई एल बी, और इस पर भी फोर्स लगेगा आई एल बी, दोनों पे फोर्स लगेगा इधर, तो नेट फोर्स आ जाएगा 2ILB के बराबर। 2ILB के बराबर। बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश वो बना लीजिए, चाहे लूप कैसा भी हो। आप अगर डिस्प्लेसमेंट से बदलेंगे तभी आपको बल, चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करना है। एल और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल, एल और बी समांतर प्रति समांतर होंगे तो फोर्स 0 होता, बट एल और बी यहाँ पे लंबवत थे, इसलिए आंसर आ जाएगा 2ILB के बराबर। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा दिखेगा? 2ILB, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन जो था उसका बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा 2ILB के बराबर। चलिए बच्चों इसको हटाते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और इन स्टेटमेंट्स में आपको क्या बताना है? चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन होगा। ठीक है, इसको रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आपको चारों स्टेटमेंट दिख रहे होंगे। चलिए एक एक कथन पढ़ लेते हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। और पहले स्टेटमेंट में, पहले कथन में क्या कहा हुआ है? रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। बच्चों रेडियस का जो फॉर्मूला आता था, रेडियस का जो फॉर्मूला आता था वो mv/qb आता था। पहले ऑप्शन ने बोला है कि रेडियस p के प्रोपोर्शनल होती है, सही बोला है, ये mvp ही होगा। तो रेडियस और p प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगी। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, गलत कथन चाहिए। ये तो सही था, ये आंसर नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। इलेक्ट्रॉन बीम ईस्ट की तरफ जा रही है ना, तो ईस्ट का मतलब क्या होता है? आई कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आई कैप में। ऑन विच परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अपवर्ड। अपवर्ड मतलब बच्चों के डायरेक्शन, तो बीम नॉर्थ में चली जाएगी। नॉर्थ मतलब जे कैप में बीम चली जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो। फोर्स होता था आई एल क्रॉस बी, या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होता था क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी, बताओ आप, क्यू की जगह बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देना। वी क्रॉस बी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? आई में। बी किधर है? के में। बच्चों आई क्रॉस के किधर होता था? आई क्रॉस के की वैल्यू आती थी -j। आई क्रॉस के की वैल्यू -j आती थी। आगे एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस j आ जाएगा। यानी फोर्स किधर लग रहा है? जे में। जे मतलब नॉर्थ में, जिधर फोर्स लगेगा उधर ये घूम जाएगा। तो बी ऑप्शन भी सही है, मतलब करेक्ट है। हमें तो इनकरेक्ट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग स्ट्रेट
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। पॉजिटिव चार्ज है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मान लीजिए मेरे से दूर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों ये बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज मेरे से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होता है, तो धनात्मक आवेश की दिशा में धारा होती है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रख लो, और करंट की डायरेक्शन में थंब को रख के उंगलियां ऐसे घुमा रहा हूं मैं, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे निकालते थे अपन सरल रेखीय तार या स्ट्रेट वायर के लिए, तो इस तरीके से करंट जा रहा था। तो थंब या अंगूठे की डायरेक्शन में करंट है, उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, ऐसे घूमने का मतलब इस तरीके से घूमेंगी उंगलियां, और अगर उंगलियां ऐसे घूमेंगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है, ये 12, ये 3, ये 6, तो हाँ ये भी सही कहा हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज मैं ऐसे मानूं मेरे से दूर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज मेरे से दूर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो करंट ऐसे हो गया, और मैं उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा तो मेरे को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिखेगी। अब मेरे को ऐसे दिख रही है तो मेरे को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज दिखेंगी, इसमें भी क्लॉकवाइज बोला है, ये भी सही है, हमें गलत पहचानना था। जब तीनों सही हैं तो यही आंसर होगा, यही गलत होगा। और बोला क्या हुआ है कि वाइल पासिंग थ्रू अ गिवन प्लेस the electrons remain straight, it can be definitely said that magnetic field is not present। बच्चों गलत है, इसमें ये बोला हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला और इलेक्ट्रॉन सीधा ही निकल गया, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये गलत है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पैरेलल होती, तो बच्चों पैरेलल होती है ना, तो v क्रॉस b की वैल्यू 0 हो जाती, तो मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं, तो इलेक्ट्रॉन सीधा चला जाता, बट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सीधा चला गया। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सोलर इक्लिप्स के समय फ्रेनहोफर लाइन्स ब्राइट क्यों दिखती हैं। तो फ्रेनहोफर्स लाइन होती क्या है? फ्रेनहोफर्स लाइन होती है बच्चों जो सनलाइट का लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, उसको जब ड्रॉ करोगे तो वो फ्रेनहोफर्स लाइन आती है। सनलाइट का लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम होता था है ना, एनर्जी बैंड्स होते थे, ऐसे ही सनलाइट का जो आप लाइन स्पेक्ट्रम बनाओगे वो फ्रेनहोफर्स लाइन कहलाएंगी। और ये फ्रेनहोफर्स लाइन मेनली किसके कारण आती थी? क्रोमोस्फीयर के कारण, क्रोमोस्फीयर के कारण, समझ रहे हैं आप। तो फ्रेनहोफर लाइन क्रोमोस्फीयर के कारण आती थी। अब स्पेक्ट्रम में होता क्या था कि फोटोस्फीयर भी है और क्रोमोस्फीयर भी है, तो दोनों लाइंस दिखती थी है ना, दोनों के कारण रेडिएशंस को ड्रॉ कर सकते थे आप। लेकिन फ्रेनहोफर लाइन केवल किसके कारण आती है? क्रोमोस्फीयर के कारण आती है। अब हुआ क्या, सोलर इक्लिप्स के समय मून क्या करता है, फोटोस्फीयर को ब्लॉक कर लेता है। तो जहां पे दोनों लाइंस आ रही थी, फोटोस्फीयर की लाइन भी आ रही थी, क्रोमोस्फीयर की लाइन भी आ रही थी, फोटोस्फीयर की क्रोमोस्फीयर की दोनों की लाइंस आ रही थी। अब फोटोस्फीयर वाली लाइंस ब्लॉक हो गई तो केवल क्रोमोस्फीयर वाली लाइंस ही बाकी रह जाएंगी, केवल क्रोमोस्फीयर वाली लाइन बाकी रह जाएंगी, मतलब फ्रेनहोफर लाइन और अच्छी दिखने लग जाएंगी। वही बोला गया है कि फ्रेनहोफर लाइन और ब्राइट क्यों दिख जाती हैं, क्योंकि फोटोस्फीयर को ब्लॉक कर लिया मून ने, केवल क्रोमोस्फीयर की लाइन दिखेंगी, केवल क्रोमोस्फीयर की रेडिएशन के कारण जो लाइन आ रही है उन्हीं को फ्रेनहोफर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मून ने फोटोस्फीयर को ब्लॉक कर लिया है, फोटोस्फीयर का जो भी फोटोस्फीयर में जो भी रेडिएशन थे उनके कारण लाइन स्पेक्ट्रम गायब हो गया, केवल क्रोमोस्फीयर का ही आपको दिखने वाला है लाइन स्पेक्ट्रम जो ज़्यादा ब्राइट दिखने वाला है। डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं बच्चों अपन। तो इसी 11 क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, वो 2 मोल्स दिए हुए हैं आपको आइडियल गैस के, जिनका प्रोसेस भी आपको शो किया हुआ है। तो n की वैल्यू आप 2 ये मान लेना, और n की वैल्यू 2 है, ये प्रोसेस है 1 2 3 1 1 2 3 1 में जा रहा है। नेट हीट एक्सचेंज, तो डेल्टा Q की वैल्यू आपको दे रखी है -300 के बराबर। वर्क डन इन प्रोसेस 2 2 3 2 2 3 में बच्चों बताना है, तो आप डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ये फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है ये अप्लाई कीजिए पूरे प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम में, डेल्टा U 0 हो जाएगा, डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी -300, तो ये -300 आ गया। वर्क आएगा बच्चों एक तो 1 से 2 का, एक 2 से 3 का, और एक 3 से 1 का।
इसमें 3 से 1 का वर्क 0 हो जाएगा। 3 से 1 में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 3 से 1 का वर्क 0 हो गया। 2 से 3 का वर्क ये तो तुम्हें निकालना ही था, तो कुल मिला के 1 से 2 का वर्क और बताना पड़ेगा बच्चों। 1 से 2 का जो लाइन है ना, ये 1 से 2 वाली लाइन ओरिजिन से गुजर रही है। जो लाइन ओरिजिन से गुजरेगी उसकी इक्वेशन होती है x प्रोपोर्शनल टू y। x की जगह v है, y की जगह t है बच्चों। v प्रोपोर्शनल टू t का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब ये आइसोबारिक या समदाबीय प्रक्रम है, तो 1 से 2 का वर्क आना चाहिए था nr डेल्टा t। n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू बाद में लिखेंगे। डेल्टा t मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 600 माइनस 300। 600 माइनस 300 मतलब 300 ही आ जाएगा। तो 1 से 2 का वर्क आ रहा है बच्चों 600 r के बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया है माइनस 300। 1 से 2 का वर्क आ रहा है 600 इंटू आर, 600 इंटू आर। आर की वैल्यू 8.3 है, उसको 25/3 भी लिख सकते हो। और वर्क डन 2 से 3 का आपको चाहिए था, वो लिख दिया मैंने। ये 3 से इसको कैंसिल किया, ये 200 आ गया। 25 इंटू 2 कितना होता? 50, मतलब ये 5000 आ गया। और ये 5000 जब उधर जाएगा तो वर्क आ जाएगा बच्चों -5300। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कोई सही है नहीं, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक से सॉल्व कर लेना, एलिमेंट्री बेसिक सा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 70 कैलोरी हीट दी जाती है, 2 मोल का टेम्परेचर बढ़ाया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे 30 से 35 तक। तो बच्चों डेल्टा क्यू का फॉर्मूला NC डेल्टा टी होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे C को CP लिख दोगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू 70 है, N की वैल्यू 2 है, CP की वैल्यू अपन रख भी सकते थे, बट यहाँ पे अभी वैल्यू रखो मत। डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 30 से 35 मतलब 5, डेल्टा टी 5 आ गया। तो CP की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, क्योंकि 10 से 0 कैंसिल, CP की वैल्यू 7 आ जाएगी। और ये बच्चों वैल्यू आई होगी कैलोरी पर मोल में। अब हमें हीट पूछी है, जब हम हीट कितनी दें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट का फॉर्मूला वही होता है NCV डेल्टा टी हो जाता। NC डेल्टा टी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, CV आ जाएगा। N की वैल्यू 2, CV की वैल्यू कैसे निकालोगे? CP माइनस CV R होता था। CP की वैल्यू 7 है, CV की वैल्यू पता नहीं। R की वैल्यू बच्चों 2 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि केल्विन में है ये, मतलब कैलोरी में है ये। तो CV की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, तो CV की वैल्यू 5 आ गई। डेल्टा टी की वैल्यू भी 5 है बच्चों। डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज 30 से 35 है ना। CV निकाल लेना है यहाँ से, ये 2 5 10 10 और 5 50 50 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये क्वेश्चन बिना पहली लाइन के भी हो सकता था। इन्होंने गैस दे दी आइडियल डायटोमिक गैस, तो तुम डायटोमिक गैस का CP ना 7r/2 लिखते हैं, 7r/2 लिखते ना, तो वो वैसे भी तुम्हें CP का पता ही था कि CP तो r/2 से R से 2 कैंसिल हो जाता, तो CP तो 7 वैसे ही आ जाता जैसे ही डायटोमिक गैस दिया। ये इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इन्होंने जानबूझ के ये दे दी फालतू में डायटोमिक गैस। अच्छा सवाल तब होता जब डायटोमिक गैस नहीं देते, ये समझ रहे हो? डायटोमिक गैस दे दिया है तब तो पहली लाइन देने की जरूरत ही नहीं थी। डायटोमिक गैस है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, डायटोमिक गैस का CV 5r/2 होता है, आगे वो तो डायरेक्टली आंसर। तो इन्होंने क्या है, थोड़ी सी गलती करते हुए ये गैस दे दी, गैस नहीं देनी चाहिए थी इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 2 strings of copper are stretched to same tension. If their cross section areas are 1:4, then the wave velocity। बच्चों वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √T/μ के बराबर। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला √T/μ के बराबर होता था। सेम टेंशन है म्यू। अब इनका क्या है, इफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे ये बताओ मेरे को आप, कॉपर की डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते थे, ठीक है। ये मास पर यूनिट लेंथ, इसी को म्यू कहते थे अपन, तो म्यू को आप रो इंटू ए भी लिख सकते हो। तो V प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/म्यू की जगह रो इंटू ए। बच्चों डेंसिटी जो है, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर की डेंसिटी सेम ही रहेगी, तो रो सेम है। एरिया मतलब वेलोसिटी 1/एरिया के प्रोपोर्शनल आ गई, तो V1/V2
की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/रूट है ना। तो एरिया का रेशियो दिया गया था 4:1, तो 4:1 का उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और रूट 4/1 मतलब 2:1 बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 13th का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन केल्विन इज x, when it is measured in Fahrenheit it is also x। बच्चों केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर सेम है, तो एक फॉर्मूला बताते थे थर्मोमेट्री में हम कि x माइनस अब मिनिमम, तो सबसे पहले केल्विन में 273 अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और फ़ारेनहाइट के लिए x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। बच्चों थर्मोमेट्री पढ़ाई हुई है, आपको क्रैश कोर्स में भी पढ़ाई हुई है और क्लासेस में भी पढ़ाई हुई है। फॉर्मूला लिखवाते थे हम, एक स्केल को दूसरे स्केल में कंपेयर करना है तो अननोन माइनस मिनिमम और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, या अननोन माइनस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए, x माइनस 273, नीचे इधर 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 32 और 212 माइनस 32 करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 180 आ जाएगा। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और बताइए ये कितना आ जाएगा अपने पास, x माइनस 273 अपॉन ये 10 है तो 2 से ये 5 आ जाएगा, 2 से ये 9 आ जाएगा, तो इधर 5 आ गया, इधर x माइनस 32 अपॉन 9 आ गया। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, गंदी सी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करते हैं इसे। ये इधर जाएगा तो 9x माइनस 9 इंटू 273 और इक्वल्स टू 5 इधर चला जाएगा तो 5x माइनस 5 इंटू 32 वो हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये 5x इधर आएगा तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 273 माइनस 160। यहाँ से x की वैल्यू वो आप निकाल सकते हो। तो 273 को 9 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 273 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 9 7 63 और 2 65, 9 2 18 और 6 24, 2457। इसमें से 160 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 160 माइनस कीजिए, 7 में से 0 जाएगा, 7 बचेगा, और 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2297 की इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नीचे आएगा, 2297 इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताइए 4 5 या 20 आ जाएगा, इसको कैंसिल किया, 4 5 या 20 आ गया तो 29 हो गया। अब 29 आ गया अगर, तो 4 7 या कितना होता है, 28। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 5 7 में आंसर ही एक दिख रहा है, तो 574 ही आ जाएगा ये, तो इसका बी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है, थर्मोमेट्री की क्वेश्चन लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, सही बताना है हमें, करेक्ट। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेसेस, सभी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस, क्या डेल्टा यू हमेशा चेंज होता है, गलत है। आइसोथर्मल में, साइक्लिक में चेंज नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया है ना। समतापीय प्रक्रम में, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू चेंज नहीं होता है, ये तो बोल रहा है डेल्टा यू हमेशा चेंज होता है, ये गलत हो गया, हमें सही चाहिए। इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, ये बिल्कुल सही है बच्चों। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंट्रोपी दोनों प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, ये अवस्था फलन है। इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंट्रोपी दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दे आर स्टेट फंक्शन, ये सही है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब वैसे गलत ही है, आगे भी चाहो तो पढ़ सकते हो। चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो बच्चों, एडियाबैटिक या रुद्रोष्म में जीरो होता है, गलत हो गया है। द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ये भी गलत हो जाएगा। वर्क डन तो आइसोकोरिक में जीरो होता है, एडियाबैटिक में जीरो होता ही नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 था तो ये 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल एक्स और वाई। एक्स और वाई है, मेटल एक्स हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, बच्चों अल्फा एक्स का ज़्यादा है अल्फा वाई से। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं, अल्फा जिसका ज़्यादा होता है उसी में चेंज ज़्यादा आएगा। चेंज ज़्यादा आने का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इसकी लेंथ ही ज़्यादा कम होगी। समझ रहे हो? ये अपने को पता होना चाहिए। अब बताओ, द मेटल इज एक्स व्हेन द बायोमेटल स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कोल्ड बाथ। अब कोल्ड बाथ में इसे प्लेस करने का मतलब इसका टेम्परेचर कम कर दिया। बच्चों अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एक्स की लेंथ ज़्यादा कम होगी, क्योंकि इसका अल्फा ज़्यादा है ना। जिसका अल्फा ज़्यादा होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम करने पे उसकी लेंथ ज़्यादा कम होती है। तो अगर एक्स की लेंथ ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये ऐसे थे, पहले दोनों सेम लेवल पे थे, अब दोनों की लेंथ कम होएगी लेकिन x की लेंथ ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये उंगलियां ऐसे आ जाएंगी बच्चों, क्योंकि x की लेंथ ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये ऐसे आने का मतलब इस तरीके से घुमा हुआ दिख जाएगा आपको, ये समझ रहे हो? ये x ये y, क्योंकि x की लेंथ ज़्यादा कम होगी तो ऐसे हो जाएगा। अभी टेम्परेचर बढ़ाया होता तो x की लेंथ ज़्यादा बढ़ती, x की लेंथ ज़्यादा बढ़ती तो ये ऐसे आ जाती, तो ये इस तरफ बेंड हो जाती। अभी इस तरफ बेंड हो जाएंगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स राइट, इट विल बेंड टूवर्ड्स राइट। ये तो लेफ्ट है, इस तरफ वाला इट विल बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। ये बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ये किधर बेंड हो जाएंगी, लेफ्ट की तरफ ये बेंड हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस दिस। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है 0.34, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे रखा है 3.06 अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपके पास 3.06 अपॉन 0.34, है ना, यानी टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 सेकंड के बराबर। टी 9 सेकंड आ गया। अब चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो चेंज इन वेलोसिटी 0.18, टाइम 9 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा 0.02। 0.02 मतलब 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अपने पैकेजेस में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है बच्चों, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन बताना है 5 सेकंड पे, एक्स की वैल्यू है 2t + 4t स्क्वायर। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन अवकलन करोगे तो v आ जाएगा, v आएगा 2 + 8t, डिफरेंशिएशन या अवकलन कर दिया, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका 8 के बराबर। एक और बार अवकलन, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 का 0 हो गया, 8t का 8 आ गया। ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आया है, और y की वैल्यू दी हुई है 5t। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार अवकलन करोगे तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 आ जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के नाम पे केवल क्या बाकी रहेगा, 8 बाकी रहेगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन 8 ही रहेगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है कि t की वैल्यू बतानी है। चलो इस क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, F = ma लगाओ। F की वैल्यू 40 है, ये 40 फोर्स से कितना मास चलेगा, 10, 6, 16 और 4 20 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों F = ma का मतलब होता है F फोर्स से m मास चलेगा a एक्सेलरेशन से। तो 40 फोर्स लगाया है, 40 फोर्स लगाने से ये सारा मास चलेगा a एक्सेलरेशन से, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मैं इस t की वैल्यू पूछी है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, t की वैल्यू ma के बराबर होती है। m होता है रस्सी के पीछे का मास, इसके पीछे कितना मास है 6 और 4 यानी 10, एक्सेलरेशन आया है 20 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते थे, बट आप ओरली निकाल सकते हो टेंशन। इस पॉइंट की टेंशन पूछी होती तो इसके पीछे का मास इंटू एक्सेलरेशन 8 न्यूटन आ जाता आंसर। इसके पीछे का मास 4, एक्सेलरेशन 2। खैर अभी हमसे ये टी पूछी थी, इस टी का आंसर हमने कितना निकाला है 20 न्यूटन। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी दे रखी है। तो एक m है वो v से चलता है, इट कोलाइड्स विद स्मूथ अ वर्टिकल वॉल विच इज पैरेलल टू वेक्टर j। तो एक दीवार से टकराता है ये,
है ना, और इससे टकराया ये। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2 देन इम्पल्स दैट एक्ट्स ऑन स्फीयर। बच्चों इम्पल्स या संवेग अपने को निकालना है, और इम्पल्स या संवेग का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। बच्चों जो वेलोसिटी दे रखी है 3I दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 3 तो I में और 1 J में, है ना, और ये दीवार भी J में ही है, दीवार ऐसी है। बच्चों ये बताओ दीवार के पैरेलल जो वेलोसिटी थी 1, ये तो सेम ही रहेगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये 1 से तो कहीं जा ही नहीं रहा ना। मान लो इसके पास केवल ये J में ही वेलोसिटी होती, तो दीवार भी J में है, वेलोसिटी भी J में है, तो ये ऐसे ही जाता रहेगा, ये टकराएगा ही नहीं। तो ये टकराएगा किससे? इस 3 से, समझ रहे हो। तो आप केवल E की इक्वेशन लगाओ, और E की इक्वेशन हमेशा लगती थी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, E की इक्वेशन लगती थी क्रिया रेखा के अनुदिश। क्रिया रेखा मतलब जो वॉल के परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस दीवार के लंबवत, इसी में E का इक्वेशन लगानी पड़ेगी। E की इक्वेशन होगी दूर जाने की वेलोसिटी, मान लीजिए टकराने के बाद ये दूर जाता है किससे? V से, अपॉन पास आने की वेलोसिटी 3, और E की वैल्यू दे रखी थी 1/2, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो V की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2 के बराबर। तो अगर आपसे मैं पूछूं टकराने से पहले टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या है, तो टकराने से पहले U कितना था? U इस क्वेश्चन में दिया था 3I + J। बच्चों V की वैल्यू यहाँ पे आएगी -3/2I + J कैप। देखिए J कैप में कोई चेंज नहीं आएगा, J कैप में कोई चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि दीवार भी J में ही है, तो J और J तो पैरेलल रहेगा, इसमें कोई चेंज आ नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि E दे रखा है, इसलिए E देने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास? टक्कर होगी, कोलिजन होएगा, और टकराने के बाद ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तो जो I में था अब वो किस में आ जाएगा? -I में आ जाएगा। और हमें क्या निकालना था? इम्पल्स निकालना था। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब m, और m के आगे ब्रैकेट में आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे तो j में से j तो कैंसिल हो जाएगा, ये -3/2I तो था ही, और -3I और आ जाएगा, है ना, v - u, वो लिखना पड़ेगा। बच्चों एलसीएम लोगे ये कितना आ जाएगा? -9m/2I कैप, -9m/2I कैप, ये आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला हुआ है इंटरनल फोर्स। बच्चों आंतरिक बल क्या करते हैं? इंटरनल फोर्स क्या करते हैं? इंटरनल फोर्स कैन चेंज, आंतरिक बल क्या बदल सकते हैं? इंटरनल फोर्स क्या बदल सकते हैं? द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। बच्चों लीनियर मोमेंटम तो इंटरनल फोर्स बदल ही नहीं सकता है। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग केवल बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स ही बदलेगा। न्यूटन्स लॉ है ना, F=dp/dt, ये F एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब मोमेंटम में चेंज आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉन लीनियर मोमेंटम। बच्चों ये सही है, इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी बदल सकते हैं लेकिन लीनियर मोमेंटम नहीं बदल सकते। काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेंगे? मान लीजिए सूतली बम रखा हुआ है, सूतली बम तो देखा होगा आपने, सूतली बम को अपन जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो फूटता है ना तो शुरुआत में सूतली बम वहीं रुका हुआ था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जब वो टुकड़े टुकड़े में टूटा तो हर टुकड़ा इधर उधर उड़ के चला गया, तो हर टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? पहले सबकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्या तुमने बाहर से कोई फोर्स लगाया? नहीं, बारूद का फोर्स था, केमिकल फोर्स था, इंटरनल फोर्स था, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई लेकिन मोमेंटम नहीं बढ़ेगा। मोमेंटम पहले भी 0 था, और मोमेंटम अगर पूरे सिस्टम का आप निकालोगे तो फाइनली भी 0 आएगा। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है ये, बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है कि मोमेंटम नहीं चेंज होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी उनके समझ में आती नहीं है, तो एग्जाम्पल से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ गए अपन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का एक्स निर्देशांक चाहिए। सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आएगा m1 x1, m12 मानूं तो इसका x 0 है बच्चों, इसका x निर्देशांक 0 है, तो m1 x1 0 हो गया।
m2x2, इसका x l के बराबर है, m2x2, m है 3 और इसका x है l, और m3x3, m3 मतलब 4 है, इसका x कोऑर्डिनेट बच्चों ये लेंथ l है, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, तो बताइए ये वाला घटक, ये वाला कंपोनेंट आएगा l cos 60, l cos 60 मतलब l/2, यही तो इसका x कोऑर्डिनेट है, तो l/2। m1 x1 0 था, m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, ये 2 आ रहा है, 3l और 2l 5l और नीचे 9, बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 2 blocks of masses 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम आर टाइड और मासेस रेस्ट में है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस चलेगा बच्चों, पहले आप इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए। ये 2 किलोग्राम भारी है, ये ए से नीचे जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा। ए की वैल्यू का तो फॉर्मूला होता है 2 - 1 2 + 1 इंटू जी, यानी g/3 है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला एक्सेलरेशन का याद होता है सबको। ए की वैल्यू g/3 आ गई। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो। नीचे वाली डायरेक्शन को आप मान लो प्लस, ऊपर वाली डायरेक्शन को मान लो माइनस। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 2 है, a1 इसका एक्सेलरेशन नीचे a था तो प्लस a, m1a1 प्लस m2a2, m2 1 है लेकिन इसका एक्सेलरेशन a ऊपर है तो माइनस a अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा 2a माइनस a है ना। तो 2a था, ये माइनस है, 2a माइनस है मतलब a/3 मतलब g/9 आ जाएगा बच्चों ये, क्योंकि a की जगह तुम g/3 लिखोगे तो ये g/9 आ जाएगा। शुरुआत में कोई चल नहीं रहा है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हाफ at² आ जाएगा बच्चों, हाफ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का g/9 और t का स्क्वायर मतलब 2 सेकंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 से a2 कैंसिल हो गया, 20/9 आंसर आ गया, यानी 2.22 बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों हम क्लास में ये आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हम क्लास में ये फॉर्मूला याद कराते हैं। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस सिस्टम का डायरेक्टली याद होना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ताकि ये कैलकुलेशन बचे। देखो m1 माइनस m2 मतलब 2 - 1 तो 1 हो जाता, और नीचे 2 + 1 कितना हो जाता 3 का स्क्वायर कितना हो जाता 9, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g/9। ये सब कैलकुलेशन बच जाती है आपकी, केवल ये कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता। तो रिजल्ट्स कॉपी के प्लीज़ याद कर लो, जिससे कि आसानी से सवाल हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आए अपन। 24 क्वेश्चन में बोल रखा है पॉइंट ऑन पेरिफेरी ऑफ रोटेटिंग डिस्क। एक बच्चों चकती है, एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है, इसकी जो परिधि है, इसकी जो पेरिफेरी है, वहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया अपन ने। इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, तो चलो पॉइंट अच्छी जगह ले लेते हैं कहीं। यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, और वेलोसिटी या वेग टेंजेंशियल होता है, और विद वेक्टर है ना। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। पॉइंट ऑन पेरिफेरी ऑफ रोटेटिंग डिस्क हैज एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी वेक्टर, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये मान लो बच्चों, इधर होता AC और इधर होता AT, ठीक है। AC और AT के बीच में ये वाला एंगल क्या हो जाता, A हो जाता, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ये एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अपने को रेशियो किसका चाहिए, देन द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो। बच्चों AC कैसे निकाल सकते हो, AC बच्चों A का ये वाला कंपोनेंट कितना होता, A cos 30, A का ये वाला कंपोनेंट कितना होता, A sin 30, A sin 30, और AT कितना हो जाता, A cos 30। बच्चों A से A कैंसिल होता, sin 30 cos 30 tan 30, C इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। क्या बोला गया है बस वो बना लो, ठीक से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है आपको बच्चों, करेक्ट ग्राफ पूछा गया है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सैटेलाइट के लिए। तो ग्रेविटेशन में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम रहती है ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है और -Gmm/r, ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है वैसे तो, है ना, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, Gmm/2r होता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट तो रहती नहीं है, टोटल एनर्जी तो रहती है Gmm/2r, वो भी माइनस में, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, इसमें E कांस्टेंट दे रखा है, E टोटल एनर्जी है, शायद E टोटल एनर्जी है, हाँ, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत ही हो गया है। टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होती है, और चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे टोटल हो, सब R के इन्वर्स रेशियो में आती है, इसलिए सबका ग्राफ ऐसा ही आएगा। बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इसका ग्राफ ऊपर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो उसका ग्राफ नीचे आएगा, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है उसका ग्राफ भी नीचे आएगा। बट ध्यान रखना कि ये जो काइनेटिक है और जो टोटल है, इनका मैग्नीट्यूड ये जितना ऊपर होगा ये उतना ही नीचे आ जाएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। अभी मैं बताता हूँ, लेकिन कम से कम पहला और दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि E का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gm1m2/2r, R के इन्वर्स रेशियो, R के व्युत्क्रमानुपाती, तो सरल रेखा तो वक्र आएगा ही नहीं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो ही गया है इसमें, और तीसरा और चौथा ऑप्शन में से ही कोई ना कोई और आंसर आएगा। और इसमें फिर अपन C और D फिर गलत हो गया, E स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इसमें तो यही सही आएगा, समझ रहे हो क्या। सारे ग्राफ रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, आयताकार, अतिपरबोला आएंगे। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव था इसलिए ऊपर बनाया गया है, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी दुगनी हो जाती है, समझ रहे हो क्या। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था Gmm/2r, और टोटल एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता, लेकिन माइनस लग जाता, और पोटेंशियल एनर्जी या U इसका दुगना होता Gmm/r, वो माइनस में, इसलिए माइनस में नीचे वक्र दिखाया हुआ है, इसका दुगना, समझ रहे हो। चलिए, तो C ऑप्शन आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, आना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ अगर अपन चले, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रखा है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 5 आवर्स इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। बच्चों T² प्रोपोर्शनल टू R³ होता था। अब अर्थ एंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड 4 टाइम्स, मतलब डिस्टेंस क्या कर दी, 4 टाइम्स कर दी। तो डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दोगे तो 4³ T² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो T प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4⁵2 के प्रोपोर्शनल। 4⁵2 मतलब 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, यानी टाइम पीरियड हो जाएगा 2³ टाइम्स, यानी टाइम पीरियड हो जाएगा 8 टाइम्स 8 गुना। मैंने R की जगह 4 गुना लिख दिया, और ये स्क्वायर था तो इधर रूट लगा लिया। टाइम पीरियड और सॉल्व करके टाइम पीरियड 8 गुना आ गया। 5 घंटे का 8 गुना करोगे, 5 × 8 40 घंटे, 40 आवर्स। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM दिया गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम। बच्चों दोनों का एनर्जी अपने को सेम करनी है, तो दोनों की एनर्जी अगर सेम करनी है आपको तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। हाफ KA² एनर्जी होती है, हाफ KA² वो एनर्जी होती है। तो इस पहले वाले की एनर्जी कितनी लिखेंगे, हाफ K होता है M ओमेगा स्क्वायर, M ओमेगा स्क्वायर, A की वैल्यू 4 का स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू दूसरे का हाफ। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ KA², K की वैल्यू M ओमेगा स्क्वायर, और इसका A कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। बच्चों ये दोनों ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल मत करना, इसका ओमेगा है हमारे पास 4 sin ओमेगा t, इसका ओमेगा 10 है तो यहाँ पे तो 10 लिख देंगे। आइडेंटिकल पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है, तो m सेम था तो m/2 कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर पहले का ओमेगा 10 था तो 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ओमेगा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बोलो बच्चों कितना आ गया ये, सारा स्क्वायर तो हटा दो, तो 10
4 ओमेगा 5, 5 से ये 2 आ गया, ओमेगा की वैल्यू 8 आ गई, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों एनर्जी सेम करनी थी, एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, बस दोनों को बराबर कर दो। इसके लिए ए भी था तुम्हारे पास और ओमेगा भी था, इसका ए तो 5 था, इसका ओमेगा तुम्हें निकालना था, तो सेम कर दिया, आंसर आ जाएगा 8, डी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 में बोला हुआ है एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आर 0.8 एंड दिस इनिशियल फेज इज π/2, देन इक्वेशन बतानी है बच्चों। तो ये बताइए, ऑप्शन से ही चेक कर लो डायरेक्टली। अपने को बोला गया है एम्पलीट्यूड कितना है 0.8, ये गलत हो गया 0.8, तो एम्पलीट्यूड तो इसका है ही, और टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, पहले वाले का ओमेगा 10π है, तो 2π/10π, हाँ टाइम पीरियड 0.2 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। क्या ये सही हो सकता है सेकंड ऑप्शन, इसका ओमेगा पाई दे रखा है, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा दूसरे ऑप्शन का 2π/π यानी 2 सेकेंड, तो दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमें, वो 2 सेकेंड दे रखा है, जबकि 0.2 आना चाहिए, ये भी 10π आ गया, तो ए और डी में से आंसर आएगा। और इफ द इनिशियल फेज इज π/2, अब इनिशियल फेज π/2 है, तो बच्चों कुछ नहीं बोला हो तो इक्वेशन होनी चाहिए थी 0.8 sin 10πt, है ना, ये इक्वेशन होनी चाहिए थी, बट इसमें इनिशियल फेज π/2 है, तो इसमें π/2 हम ऐड कर देंगे, तो sin 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, इसीलिए ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते थे कि t = 0 पे पार्टिकल जो है ना वो π/2 एंगल पे होना चाहिए था। हमने आपको बताया था ना एसएचएम में पार्टिकल मीन पोजीशन पे चलता हुआ मानते हैं, है ना, तो पार्टिकल t = 0 पे यहाँ पे होना चाहिए था, तभी तो ये एंगल 90 डिग्री आता। यहाँ पे होने का मतलब उसके x की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे t 0 डालोगे तो sin 0 की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, है ना, तो इसका इनिशियल फेज 0 ही है। हाँ यहाँ पे तुम t की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0.8 आ रही है, मतलब इनिशियली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, फेज एंगल इनिशियल फेज 90 डिग्री है। यही आंसर आ जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं अपन। 29 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इक्वल मासेज ऑफ 3 लिक्विड्स आर केप्ट इन 3 आइडेंटिकल सिलेंडर ए बी सी। बच्चों ए बी और सी आपके पास 3 सिलेंडर्स हैं, तीनों में मास सेम है, लिक्विड का मास सेम है और डेंसिटी अलग अलग है। फोर्स बच्चों इस बेस पे फोर्स बताना है अपने को कि यहाँ पे फोर्स किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, तो फोर्स तो सब में सेम होगा, डेंसिटी कैसी भी हो, फोर्स इसमें भी mg लगेगा, फोर्स इस पर भी mg लगेगा, फोर्स इस पर भी mg लगेगा, तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स बेस पर फोर्स सेम ही आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, कुछ और हाइट वाइट पूछा होता तब अपन देखते, बाकी अभी फोर्स तो सेम ही आ रहा है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये 29 क्वेश्चन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत आसान सवाल है, इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे अच्छे से कर लें आप। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं अपन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को बोला क्या गया है कि यू शेप की ट्यूब थी, है ना, और यू शेप की ट्यूब है, इस तरीके की ट्यूब दे रखी है, इधर रेडियस r1 है, इधर रेडियस r2 है, और रो डेंसिटी दे रखी है, हाइट का डिफरेंस h दे रखा है, 2 आर्म्स में, सरफेस टेंशन t निकालना है। बच्चों इधर ऊंचाई h1 मान लो, इधर ऊंचाई h2 मान लो। सरफेस टेंशन में हाइट से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है 2t/r = ρgh। इसी से सारे कैपिलरी, केशनली या यूट्यूब के जो भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। h यहाँ से आता है 2t/ρgr। बच्चों ये h किसी एक की हाइट है, किसी एक आर्म में हाइट है, तो मैं हाइट का डिफरेंस अगर h2 - h1 मानूं तो h2 - h1 ऊंचाइयों में अंतर इसने h दे रखा है, और वो आएगा कितना, माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा 2t/ρgr2। अगर h2 की जगह मैं ये लिखूं माइनस h1 की जगह 2t/ρgr1।
ये मैंने h की वैल्यू लिखी है, अपने को t की वैल्यू पूछी गई है बच्चों, ठीक है। तो आप h की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। h की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? h की वैल्यू आ रही है, देखिए 2t अपॉन रो जी कॉमन आ गया, 2t अपॉन रो जी कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर वन, ये बचेगा। तुम्हें t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मेरे को। और t की वैल्यू यहाँ से, ये रो जी उधर चला जाएगा तो रो जी एच, नीचे एलसीएम R1 R2 आएगा तो R1 R2 वो भी ऊपर आ गया, और नीचे 2R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर आ रहा है, ऊपर आ जाएगा रो जी एच R1 R2, है ना, रो जी एच R1 R2 और 2R2 माइनस R1। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसने R2 माइनस R1 लिख रखा है, अपन ने R1 माइनस R2 लिख रखा है, तो रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने H2 को बड़ा माना है, उसने H1 को बड़ा माना होगा, तो आंसर यही आएगा अगर यहाँ पे आप H1 माइनस H2 हाइट लिखते तब, ठीक है। तो आंसर यही आ जाएगा, ठीक तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज डालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला गया है बच्चों, 3 पॉइंट मासेज हैं जिनका मास m है और सब सिचुएटेड हैं 3 कॉर्नर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बना रखा है अपन ने, और 3 कोनों पे ये द्रव्यमान है, और अपने को किसी साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मान लीजिए इस भुजा के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया, केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा। बच्चों ये हाइट कितनी आएगी, ये एंगल 60 डिग्री है शायद, क्योंकि इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है। एल का ये कंपोनेंट आएगा एल कॉस 60, तो ये आ जाएगा एल साइन 60। एल साइन 60 मतलब √3L/2। तो केवल इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m और √3L/2 का स्क्वायर, यानी 3mL²/4। 3mL²/4 सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसी एक्सिस से, इसी अक्ष से गुजर रही है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला हुआ है, पार्टिकल स्ट्राइक्स इलास्टिक विद अनदर पार्टिकल विद वेलोसिटी v। After the collision it moves with half the velocity in the same direction, find the velocity of second particle if it is initially at rest। तो बना लो बच्चों, ऐसे एक पार्टिकल है m पार्टिकल, पार्टिकल स्ट्राइक्स इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल विद वेलोसिटी v। ये v से जाता है, दूसरा पार्टिकल वो रुका हुआ है, इट मूव्स विद हाफ द वेलोसिटी, ये हाफ वेलोसिटी से मूव करता है, तो सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बतानी है। बच्चों आप इसमें क्या करिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, संवेग संरक्षण लगा दीजिए। इनिशियल मोमेंटम है mv, बाद में मोमेंटम आ जाएगा mv/2 और प्लस mv0, सारे m कैंसिल हो गए और ये इधर चला जाएगा v माइनस v/2, v0 की वैल्यू भी v/2 आ जाएगी, तो v/2 ही इसका आंसर आ जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन या संवेग संरक्षण, उससे इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे बोला हुआ है, 60 वॉट की एक बल्ब है जो 4 मीटर की डिस्टेंस पे आपसे रखी गई है, और आपकी आंखों का डायमीटर दिया गया है, कितने फोटोन्स आंखों में एंटर हो रही है ये बताना है अपने को। बहुत अच्छा सवाल है। सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक एक पढ़ते थे अपन, है ना, सोलर कांस्टेंट जो अपन पढ़ते थे उसमें भी इस तरीके के सवाल आपको बताए गए हैं। तो इसमें बोला क्या है, एक बल्ब है, ये मान लीजिए ये बल्ब है ना, और ये बल्ब की रोशनी चारों दिशाओं में फैलेगी, और कितनी डिस्टेंस पे, 4 मीटर पर यहाँ पर आपकी एक छोटी सी आंख भी है मान लीजिए, ठीक है। अब इंटेंसिटी या पावर इसकी दे रखी है आपको, कितनी पावर दे रखी है, 60 वॉट। ये 60 वॉट पावर पूरे एरिया में चारों डायरेक्शन में फैल गई ना, तो 4 मीटर का कितना एरिया बनेगा, ये एक स्फीयर अगर एक गोला मानूं मैं, तो 4πr² इतना गोला बना, इस पूरे एरिया में 60 वॉट पावर फैल गई। तो बताइए 1 एरिया में कितनी पावर मिलेगी, 60/4π × 4 का स्क्वायर।
इतनी पावर मिली एक को, लेकिन हमारी आंखों का डायमीटर दे रखा है। तो बच्चों यहां पे अगर आपकी आंखें हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया, आंखों का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस एरिया को कितनी मिलेगी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कितनी पावर मिलेगी, अगर 1 को इतनी मिल रही है तो पाई आर स्क्वायर को कितनी मिलेगी, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर को क्या लिख सकते हो, ये डायमीटर दिया हुआ है बच्चों, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये वो पावर है जो आपकी आंखों को मिलेगी। ये क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता अगर ये पावर आपको केवल ये डिस्टेंस नहीं दी होती ना, आपको ये आंखों का ये रेडियस वेडियस नहीं दिया होता, तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट था, पावर तो होती थी एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से एन तो डायरेक्टली आ जाता। यहां पे अच्छा सवाल ये इसलिए है, आपकी आंखों में कितनी पावर गई आपको ये निकालना पड़ेगा। ये हम सोलर कांस्टेंट में भी बताते हैं, ये कैलकुलेशन में वापस से भी बताता हूं, एक बार वापस से सुनना आप। देखिए यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, आप पहले सन से रिलेट कीजिए। जब हम स्टीफन कांस्टेंट आपको बताते थे तो सूरज से रोशनी निकली, सूरज से ई एनर्जी निकली, मान लीजिए ई की वैल्यू होती थी सिग्मा टी की पावर 4, है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी निकलती थी, अब यूनिट पता होनी चाहिए कि ये एनर्जी एक एरिया से निकलती थी। तो सन का रेडियस अगर आर है तो सन ने टोटल एनर्जी कितनी निकाली होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी चारों दिशाओं में फैली होगी, तो ये एनर्जी किसको मिलती थी, 4 पाई आर स्क्वायर को। अगर आर डिस्टेंस पे फैल गई तो चारों दिशाओं को इतनी एनर्जी मिली, तो एक को कितनी एनर्जी मिलती थी, इसको नीचे ले जाते थे, तो एक को कितनी एनर्जी मिलती थी, सिग्मा टी की पावर 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक एरिया को एनर्जी मिलती थी। फिर आपसे पूछते थे यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी को कितनी एनर्जी मिली, तो पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते थे हम, और वो एरिया आता था कितना, ऐसे पृथ्वी को बीच से कट कर दोगे तो सामने से आपको सर्कल या वृत्त दिखाई देगा, पाई आर नॉट स्क्वायर एरिया का। तो अर्थ को कितनी मिलेगी, पाई आर नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते थे, यही सोलर कांस्टेंट होता था। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना है आपको। सूरज की जगह बल्ब है और पृथ्वी की जगह आपकी आंख है, सेम कंसेप्ट लगाओगे आंसर आ जाएगा। वापस से अगर मैं बताने का प्रयास करूं आप लोगों को तो देख लेना, कैलकुलेशन तो हो ही जाएंगी, कैलकुलेशन भी मुश्किल है वैसे तो इस क्वेश्चन की। 60 वाट का बल्ब दिया हुआ था, 60 वाट मतलब पावर दी गई है, लेकिन ये 4 मीटर की दूरी पर है, तो बल्ब वहां पे है, तो बल्ब की सारी रोशनी आपकी आंखों में थोड़ी ना जाएगी, तो बल्ब की रोशनी तो चारों दिशाओं में फैलेगी। तो ये मैंने बना लिया 60 वाट का बल्ब, और ये 4 मीटर का एक रेडियस, तो 60 वॉट जो पावर है वो कितने एरिया में फैली, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई और आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर में इतनी एनर्जी फैल गई। तो बताइए 1 एरिया को कितनी एनर्जी मिलेगी, 60 अपॉन 4 पाई 4 का स्क्वायर। अब आपकी जो प्यारी सी आंख यहां पर है उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, आंख का रेडियस अगर मैं आर नॉट मानूं तो पाई आर नॉट स्क्वायर, इतने एरिया पर रोशनी पड़ेगी। सामने से देखने पर आंख का आपको कितना एरिया दिखेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई इंटू आर। अब यहाँ पे आंखों का डायमीटर दिया हुआ था, तो d/2, d/2 मतलब 1 मिलीमीटर या 10 की पावर -3 का स्क्वायर। समझ रहे हो, आपको पाई आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट की वैल्यू 2/2 इतना मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये पावर आपकी आंखों में पहुंचेगी, तो पावर को आप बराबर कर दीजिए NHc/λ के, तो आंसर आ जाएगा। अब पावर अपने पास कितनी आई है, यही पावर है, पावर आई है अपने पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पावर आ जाएगी 60 अपॉन ये 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा। और पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होती है NHc बाय लैम्डा। देखिए n और hc की वैल्यू ये रही, लैम्डा की वैल्यू ये रही, NHc बाय लैम्डा डिवाइड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू 0.1 दे रखी है, टाइम की वैल्यू 0.1 दे रखी है, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो, पावर निकालना ये एक इसमें अच्छा पॉइंट था। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 2.84, ये लगभग इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, सोलर कांस्टेंट का कंसेप्ट आता होगा आपको, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी, तो ए और बी सब्सटेंस है। डीके कांस्टेंट ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए।
तो ए का अगर लैम्डा मानोगे तो बी का 2 लैम्डा मानना पड़ेगा। बोला हुआ है कि जो बी का डीके कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स है ए का दूना है। इनिशियली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों के सेम हैं, और इसकी n हाफ लाइफ के बाद दोनों का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बच्चों रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को एक्टिविटी भी कहते हैं, विघटन की दर को सक्रियता भी कहते हैं। एक्टिविटी सेम करनी है अपने को, एक्टिविटी ए की और एक्टिविटी बी की सेम करनी है अपने को। एक यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन, लैम्डा और टी हाफ इनवर्स रेशियो में होते हैं बच्चों। मतलब इसकी अर्धायु अगर तुम टी मानते हो तो यहाँ पे तुमने लैम्डा को दुगना कर दिया, लैम्डा को दुगना कर दोगे तो टी हाफ आधा रह जाएगा। इसकी अर्धायु, इसकी हाफ लाइफ तुम्हें टी हाफ लेनी है। इसकी हाफ लाइफ, इसकी अर्धायु टी है तो इसकी अर्धायु t/2 होगी, क्योंकि लैम्डा और टी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे तुमने लैम्डा को दुगना कर दिया तो टी को आधा कर दिया मैंने। अब बताओ, शुरुआत में इसकी एक्टिविटी रही होगी लैम्डा n नॉट, शुरुआत में इसकी एक्टिविटी कितनी रही होगी लैम्डा n नॉट, शुरुआत में इसकी एक्टिविटी कितनी रही होगी 2 लैम्डा n नॉट, और दोनों को हमें बराबर करना है। ए ने एक हाफ लाइफ, अपनी हाफ लाइफ में अर्धायु काल में ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बच्चों इसको भी अगर तुम टी टाइम दोगे, इसकी हाफ लाइफ लेकिन t/2 है, तो t/2 टाइम में ये आधा हुआ और अगले t/2 टाइम में ये और आधा हो गया। बताइए क्या ये दोनों की एक्टिविटी, सक्रियता, विघटन की दर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेम हो गई? क्या हो गई? कब हो गई? पहले वाले की एक हाफ लाइफ के बराबर। तो पहले वाले की एक हाफ लाइफ के बराबर, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, सारे फॉर्मूले आने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा बच्चों। 36 क्वेश्चन में बोला हुआ है रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी, स्टार की दे रखी है, रेट ऑफ लॉस ऑफ मास बताना है। बच्चों लॉस ऑफ मास का एक ही फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू डेल्टा mc²। डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी E/c²। E की वैल्यू 2.7 इंटू 10 की पावर 36 है। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो उसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 16। 2.7 बाय 9.3 इंटू 10 की पावर 20, 0.3 इंटू 10 की पावर 20, या इसको आप लिख सकते थे 3 इंटू 10 की पावर 19, ये नहीं 3 इंटू 10 की पावर 19, इसको आप लिख सकते थे, पॉइंट हटाते तो यहाँ पे 19 हो जाता। 3 इंटू 10 की पावर 19 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है एक्सपेरिमेंट हुआ है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ दे रखी है 2300 और वेवलेंथ आ रही है 1800, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बच्चों E की वैल्यू होती है K+5 फोटो इलेक्ट्रिक में, और E का फॉर्मूला होगा hc/लैम्डा। hc मतलब 12400 और लैम्डा कितना आया है, 1800 लैम्डा आया है। K की वैल्यू अपने को पूछी गई है, इक्वल्स टू K+5, 5 की वैल्यू भी हो जाएगी 12400 अपॉन थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ 2300, ये 2300। इसमें सब चीज़ दे ही रखी थी, फॉर्मूला लगाने के बाद तो K की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12400, और इसको इधर ले जाओगे तो 1800 माइनस 2300, यही आंसर आ जाएगा। 12400 नीचे 1800 और 2300, ऊपर 2300 माइनस 1800 करोगे तो 500। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। K की यही वैल्यू आ जाएगी। रफली इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लेना, इधर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लेना, 124 इंटू 5 और इधर 18 इंटू 23। तो इसको सॉल्व करने पे अपना आंसर बच्चों लगभग आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, क्वेश्चन आसानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। एम्पलीफायर है कॉमन बेस मोड में। कॉमन बेस अगर आपको बनाना है, जब भी ट्रांजिस्टर बनाना हो तो एक तरफ बी एक तरफ सी तो लिख ही लिया करो। जो चीज़ कॉमन है वो दोनों तरफ बना दिया करो। कॉमन बेस, बेस इधर है तो बेस इधर भी आ गया, कहीं ना कहीं एमीटर भी होगा इसलिए इधर एमीटर बना दिया करो। जो चीज़ कॉमन है उसको हटाओ। इसके अलावा जो दिखेगा इसको इनपुट बोल देंगे अपन और इसको आउटपुट बोल देंगे अपन। ठीक है, आपको लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलो लोड, मतलब कि आउटपुट पे
ये 5 किलो ओम ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा। करंट गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट मतलब कलेक्टर, इनपुट मतलब एमीटर, इसकी वैल्यू 0.98 दे रखी है। और इनपुट रेजिस्टेंस मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 70 ओम दे रखा है। वोल्टेज गेन निकालना है, वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का वोल्टेज। V इक्वल्स टू आई आर आता है, आउटपुट में कलेक्टर था तो IC/RC अपॉन इनपुट में एमीटर था तो IE/RE, समझ रहे हो। V इक्वल्स टू आई आर। बच्चों IC और IE की वैल्यू 0.98 दे रखी है तो ये 0.98 आ जाएगी। RC/IE है ना, तो RC की वैल्यू 5 किलो मतलब 5 × 10⁻³ और नीचे 70, इसका वैल्यू आ जाएगी। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फॉर्मूले बन जाएंगे डायरेक्टली। तो ये अपने पास आ जाएगा वोल्टेज गेन, है ना। एक ये हटाओगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। तो ये 98 है तो 7 से इससे कैंसिल करते, 7 1 जा 7 आ जाता बच्चों, और 7 4 जा 28 आ जाता। 14 × 5 5 4 जा 20 70, यानी करंट गेन वोल्टेज गेन जो आ रहा है वो 70 आ रहा है। 70 में ऑप्शन ही है क्या, देखिए, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन आ जाएगा। बाकी और भी निकाल सकते हो। पावर गेन, अच्छा पावर क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। गेन का मतलब यही होता है, आउटपुट मतलब पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R, तो IC का स्क्वायर इंटू RC और IE का स्क्वायर इंटू RE। IC अपॉन IE यानी 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर। RC/RE भी था आपके पास 5 × 10⁻³ और RE की वैल्यू 70। अब इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, आंसर यही आ जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में 70 दिख रहा था। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान है, जो तरीके हैं उनसे सॉल्व कर लेना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला हुआ है, फिगर system of logic gates from the study of truth table it can be found that to produce a high input 1 at R we must। तो अपने को बच्चों बोला क्या गया है कि ये 39 क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि ये, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा देख लेना, इसको मैं नंबर हटा देता हूँ। अपने को आउटपुट चाहिए, अपने को R पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। R पे 1 चाहिए तो X और Y में क्या क्या दे दिए जाए, तो एक एक ऑप्शन इसमें चेक कर लो। चलो X को 0 रख दो यहाँ पे और Y को 1 रख दो यहाँ पे। X को 0 रखोगे, Y को 1 रखोगे, या फिर एक एक ऑप्शन चेक करने के बजाय तुम X और Y में रिलेशन निकाल लो ना। देखो ये X था, यहाँ पे आएगा तो ये X बार बन जाएगा। X बार क्यों बन जाएगा, क्योंकि नॉट गेट है, ये तो Y है, ये Y ही रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आके ये P क्या हो जाएगा, X बार प्लस Y, ठीक है। ये इस तरीका का गेट है, मतलब ये अपने पास दिख रहा है तो और गेट है, ये और गेट है तो ये X बार प्लस Y आ जाएगा। नीचे देखिए, नीचे ये आ रहा था Y बार, नीचे आ रहा था Y बार और ये आ रहा था X, और ये डॉट था और ऊपर से नॉट और लगा हुआ है तो X डॉट Y बार और इसका भी बार, ये कितना हो जाएगा, X बार प्लस Y, है ना। X बार और डॉट का बार प्लस और Y आ जाएगा। ये एक है, ये एक है, और यहाँ पे अब क्या है, ये और गेट आया है। और गेट मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा अपने को, है ना, इनको ऐड करना पड़ेगा। इनको ऐड करते अपन तो ये X बार और X बार 2X बार और Y 2Y, और इसके ऊपर भी क्या लगाया हुआ है, बार लगाया हुआ है। 2 तो बाहर ले लीजिए और 2 का कुछ मतलब आएगा नहीं। और इसमें करना क्या है अपने को, X बार का बार X हो गया और डॉट और Y का बार आ जाएगा, Y का बार, X डॉट Y बार, X डॉट Y बार। बताइए मेरे को, X की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे X बार प्लस X बार, इसकी वैल्यू X बार ही होती है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 + 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 0 + 0 करोगे तब भी 0 ही आएगा, तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं थी। X डॉट Y बार ये आंसर है हमारा, X डॉट Y बार। पहला ऑप्शन रखेंगे 0 और डॉट में 1 का बार भी 0, 0 × 0 0 हो गया। यहाँ पे X की जगह 1 रखा, 1 डॉट और 1 का बार 0, वो भी 0 आ गया। X की वैल्यू 1 रखी, X की वैल्यू 1 डॉट और Y का बार 0 का बार 1 आ गया, 1 आ गया।
और 0 तो 0.1 ये 0 आ गया। सी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, वापस से कॉमन बेस का क्वेश्चन है। कॉमन बेस में आपको बताया मैंने, एक तरफ बी और एक तरफ सी तो हमेशा बना दिया कीजिए, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कोई भी हो। और करंट गेन दिया हुआ है, अच्छा कॉमन बेस है ना, तो दोनों तरफ बेस तो आना ही चाहिए और एमीटर कहीं ना कहीं तो होगा, इधर एमीटर आ गया। और कॉमन चीज़ों को हटा दिया कीजिए, तो गेन हमेशा होगा जो भी गेन है उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट का काम कलेक्टर करेगा, इनपुट का काम एमीटर करेगा। करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.96 के बराबर। और एमीटर करंट दे रखा है 0.72, एमीटर करंट 0.72 दे रखा है, तो आईसी की वैल्यू आ जाएगी 0.96 इंटू 0.72। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला हुआ है, 41 तो बहुत ही बड़ा सा सवाल दिख रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स हैज़ ट्रुथ टेबल। अच्छा, अब अपने को वो कॉम्बिनेशन बताना है जिसकी ट्रुथ टेबल ये होएगी, P0 और Q0 होने पे Z भी 0 होना चाहिए। तो ये तो वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेंगी, या फिर इसको लिख लीजिए। देखिए P का यहाँ पे ये P बार आएगा, ये Q आएगा, और यहाँ से ये और है, तो P बार प्लस Q, इसका भी एक और बार है ना, उसके आगे नॉट भी लगा हुआ है, नॉर गेट मान सकते थे इसे। यानी कि ये आ रहा है क्या, P.Q बार, ये है P.Q बार। बताइए 0 और 0 में 0 मिल रहा है क्या, ये P को 0 रखोगे तो 0, Q को 0 रखोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 और 0 में 0 मिल जाएगा। हाँ, तो पहला ऑप्शन तो इसका सही आ रहा है। 0 और 1 में 1 मिल रहा है क्या, 0 और 1 में P को 0 रखोगे और Q को 1 रखोगे तो 1 का बार 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। यानी कि इसकी तो ये ट्रुथ टेबल नहीं है, क्योंकि 0 और 1 डालने पे 1 इससे नहीं मिल रहा है अपने को। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, P का इधर क्या आया, P बार, इधर Q आया, और ये P बार डॉट Q और उसके आगे नॉट लगा दिया, तो P प्लस Q बार, P प्लस Q बार सेकेंड ऑप्शन से मिल रहा है, P प्लस Q बार। आइए ट्रुथ टेबल क्या है, 0 0 में 0 मिलना चाहिए, 0, P को 0 डालोगे तो 0 हो गया, Q को 0 डालते तो 0 का बार 1 आता, और 0 प्लस 1 मिलके तो कितना मिल जाता, 1 मिल जाता। मतलब 0 0 पे 0 ही नहीं मिल रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत आ जाएगा। आइए थर्ड ऑप्शन देखना है अपने को, है ना। थर्ड ऑप्शन अगर देखना है तो थर्ड ऑप्शन देखने के लिए इस सबको क्लियर करते हैं एक बार। थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो। अच्छा, नन ऑफ दिस भी है। ये P है, इधर P है, इधर Q है, ये नॉर गेट है, और के ऊपर नॉट लगाना है, और मतलब P.Q, और इसके ऊपर, अच्छा P.Q नहीं, P प्लस Q, और गेट है ये, तो P प्लस Q, इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, बार लगाना है। ठीक है, ये बन जाएगा P बार डॉट Q बार। तो ये नॉर आ गया, इधर Q था, Q के आगे इधर क्या आ जाएगा, Q बार आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट है। इन दोनों के बीच में एंड, मतलब इन दोनों के बीच में डॉट लगाना पड़ेगा आपको, और डॉट लगाएंगे तो P बार डॉट Q बार, इसका डॉट करना है Q बार से, और इस पूरे के ऊपर एक बार अपन ने बार और लगा दिया है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा किसके लिए, सी के लिए। P बार डॉट Q बार, फिर डॉट Q बार और होल बार, ये अपने पास सी का आंसर है। तो अब ट्रुथ टेबल देख लेते हैं अपन। बताइए ट्रुथ टेबल जो हमें दी गई थी, क्या वो इस ऑप्शन से मैच कर रही है, ये हमारा आंसर है। बताइए इसमें 0 और 0 डालने पे 0 आ रहा है क्या। अगर आप P और Q को 0 0 डालते हैं बच्चों, 0 और 0 कितना आ जाएगा, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 और 1 1 आता, और 0 का बार भी 1 आता, और 1.1 1 होता, लेकिन 1 का बार 0 आ जाता। मतलब पहला ऑप्शन तो इससे सही मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन 0 और 1 में 1 मिलना चाहिए, P को 0 रखिए, P को 0 रखिए तो 0 का बार 1 होता, 0 का बार 1 होता, और 1 का बार 0 आता, और डॉट Q 1 है, 1 का बार फिर 0 आता, और 1.0 बच्चों ये 0 होता, 0 इंटू 0 0 आता, 0 का बार 1 आ जाता। ये ऑप्शन भी सही आ रहा है। 1 और 0 में भी 1 मिल रहा होगा, फिर तो यहाँ पे 1, अगर 1 रखेंगे, P बार की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का बार कितना हो गया 0, और 0 का बार कितना हो गया 1,
और क्यू का बार मतलब 0 का बार वापस से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका होल बार है बच्चों। 0 × 1 कितना था 0, 0.1 कितना होता 0 का बार 1 आ गया। इसी प्रकार से आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन भी इसमें सही आ जाएगा, 1 और 1 से भी 1 मिलेगा, क्योंकि 1 और 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का बार भी 0, 1 का बार भी 0, तो 0 × 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 का बार कितना हो जाएगा 0, तो 0 × 0 0 था, 0 का बार लगाओगे 1 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन मतलब ये थर्ड ऑप्शन जो है उससे ये ट्रुथ टेबल सही आ रही है, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 42 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में फिश लुकिंग अप थ्रू अ वाटर सीज आउटसाइड वर्ल्ड, तो एक फिश है यहाँ पे, फिश की आंख बना ली है और ये बाहर की तरफ देख रही है, और बाहर की तरफ देखेगी तो ये इसे क्या करती है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये समुद्र में एक सर्कल से ही बाहर देख पाती है, इसके आगे TIR हो जाता है, ठीक है, इसके आगे वाली लाइन ऐसी ही चली जाती है, इसके आगे वाली लाइट जो है वो ऐसी ही चली जाएगी। और इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू आपको दिया हुआ है 4/3 के बराबर, एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, तो ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रेडियस, इसकी रेडियस R आपको बतानी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बच्चों वैल्यूज निकाल सकते हो। इसमें ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल कितना मान लो थीटा मान लीजिए आप, ये एंगल आप थीटा मानेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल भी आ जाएगा थीटा के बराबर, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर R है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √R² + 12 का स्क्वायर आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √R² + 12² के बराबर आ जाएगी। ये साइन थीटा सी है बच्चों, ये क्रिटिकल एंगल है, साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ आ जाएगी, तो इसे 1/μ लिख लेना। और यहाँ से आपको R की वैल्यू जो पूछी गई है वो आप निकाल सकते हो, तो वैल्यूज इसको सॉल्व कर लो आप, इसको R² μ², इसको अपन इधर ले गए तो R² μ² स्क्वायर भी कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी R² + 12² के बराबर, R² + 12² के बराबर। R² इधर ले गया मैं तो R² और ब्रैकेट में आया μ² - 1 = 12 का स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ से आ रही है 12/√μ² - 1, ठीक है ना, 12 स्क्वायर तो है, नीचे μ² - 1 आएगा, रूट लगाओगे तो 12 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया R की वैल्यू 12/√, के अंदर μ², 4/3 का स्क्वायर 16/9 - 1, तो आंसर कितना आ रहा है 12/16 - 9 कितना हो जाएगा 16 - 9 हो जाएगा √7, और √9 मतलब ऊपर 3 आ जाएगा, 36/√7 भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वैसे तो ये R = h/√μ² - 1, डेरिवेशन उसका ऐसे ही होता है, ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 43, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है इस ग्लास का 1.5, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर। बच्चों μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, ये फॉर्मूला आप लगाओ तो 1.5/v, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास, ये 100 आ गया, माइनस और माइनस एयर है तो एयर का 1 आ जाएगा, और u की वैल्यू भी 100 ही है, μ2 - μ1 1.5 - 1, और r की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला लगाना है साइन कन्वेंशन के साथ, बोलो 1.5 + 1 कितना हो गया 2.5/100 = 0.5/r, 1.5 - 1 0.5/r, 0.5 को 2.5 से कैंसिल करोगे मतलब 5 आ जाएगा, 5/100 मतलब r की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 मतलब a इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। केवल फॉर्मूला लगाना है, लेंथ मेकर फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 में सिंगल स्लिट में दिया हुआ है फर्स्ट मिनिमा, बच्चों याद रखना है a sin थीटा, जैसे डिफ्रैक्शन YDSC में d sin थीटा होता था, यहाँ पे a sin थीटा होता था, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस ना अपोजिट आते हैं, फर्स्ट मिनिमा है तो वहाँ पे λ/2 आता था, यहाँ पे लैम्डा आता है एक्चुअली,
बस इतना सा डिफरेंस ये याद रखना है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई ए के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है क्योंकि साइन 30 है। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6500। ए की वैल्यू निकाल लो बच्चों। ए की वैल्यू आ गई 1300 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 1300 एंगस्ट्रॉम को 1.3 में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1300 इंटू 10 की पावर -10। तो 3 0 यहाँ से हटा सकते थे तो माइक्रोमीटर में आ जाएगा 1.3 माइक्रोमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 1 0 और आता क्योंकि 65 इंटू 2 130 आता। और अब यहाँ पे आप 4 0 हटा सकते हो जब 10 की पावर -6 लगाओगे आप तब। तो 1.3 इंटू 10 की पावर -6 सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और 45 नंबर के तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला हुआ है कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दोनों के बीच में सेपरेशन 2 लैम्डा दिया गया है। एक S1 एक S2 बना लो, इनके बीच में 2 लैम्डा डिस्टेंस दिया गया है। S2 से एक लाइन बनानी है, S2 से एक लाइन बनानी है जो S1 S2 के परपेंडिकुलर होगी और एक पॉइंट P की डिस्टेंस चाहिए जहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा। बच्चों इस पॉइंट पे S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 लैम्डा, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। इससे ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ डिस्टेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो रही होगी, पाथ डिफरेंस, वहाँ पे मिनिमम मिलेगा सबसे पहले। यही डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, मतलब S1P माइनस S2P की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दो। S1P कैसे निकालोगे? S1P बच्चों ये उस पॉइंट की डिस्टेंस x मान लेता हूँ, S2 से उस पॉइंट की डिस्टेंस x मान लेता हूँ। तो S1P आ जाएगा √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये 4 लैम्डा, ये 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हाइपोटेन्यूज या करना जाएगा। और माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। यहाँ से तुम्हें x निकालना है, सॉल्व कर लो इसे। इस x को उधर ले जाके स्क्वायर कर दो तो इधर 3 लैम्डा बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा और इधर √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा। तो इधर क्या बाकी रह जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इधर क्या बाकी रहेगा इसका स्क्वायर, मतलब 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो 4 माइनस 9 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 लैम्डा एक्स के बराबर आ रही है। 16 माइनस 9 कितना होगा? 16 माइनस 9 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ये 3 लैम्डा एक्स के बराबर है। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर देना, 3 नीचे आ जाएगा, 7 लैम्डा बाई 12। ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा एनटी के 47 नंबर के पेपर का, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।